ये क्लास 6 में सेल वॉल टॉपिक है। सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किए गए थे। सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था उन्होंने डेड सेल से किया था, और उन्होंने ऑब्जर्व जो किया था डेड सेल से उन्होंने सेल वॉल का उन्होंने ऑब्जर्व किया, और साथ साथ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का भी उन्होंने ऑब्जर्व यूज किया था सेल वॉल को कंप्लीटली ऑब्जर्व करने के लिए, और साथ साथ अपीयरेंस के फॉर्म में। मीन्स डैट उसमें उन्होंने जो डेड लिया था वो इम्प्टी कॉर्क सेल्स लिया था, और उसी के द्वारा उन्होंने कॉर्क सेल्स जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो मधुमक्खी का छाता है उसके छोटे से पीस टुकड़े को उन्होंने लेके और उससे उन्होंने ऑब्जर्व करने का काम किया था। किसको? तो सेल वॉल को। दूसरी बात कहेंगे तो सेल वॉल जिसका यह रिजिड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स दैट कोई भी मटेरियल्स जो फ्लूइडी टाइप के मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन में, नॉन लिविंग इन नेचर होते हैं। और यह प्लांट का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, प्लांट सेल का यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का। साथ ही साथ कहेंगे तो यह सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो बाहरी मतलब सेल वॉल जो प्रेजेंट रहते हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लांट सेल जो है उसके या फिर फंगल सेल हैं तो उसके जो आउटर साइड एरिया जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको टचअप करने का भी यह काम करता है, और साथ साथ प्लांट को यह रिजिड एंड हार्ड भी बनाने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल के थिकनेस का तो सेल वॉल का थिकनेस मेजर कर सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो सेल होंगे उस प्लांट होंगे वो अलग अलग उनका सभी का सेल वॉल होगा। कुछ हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे तो कुछ लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स होंगे, और अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप होने के कारण दोनों का अलग अलग साइज भी होंगे, शेप भी होंगे, और उसके थिकनेस भी होंगे जो वेरी करेंगे तो 1.1 से लेके 10 मिली माइक्रोन तक करेंगे। यह सेल वॉल जो प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कराएगा, तो किससे? इन्फेक्शन से। मीन्स डैट वीपॉन वगैरह का यूज जो करेंगे हम जिससे प्लांट को हम कट डाउन करेंगे तो उस दौरान यह प्लांट सेल्स ही इस तरह के मैकेनिकल डैमेज से प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट रहने के कारण प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ ही साथ यह क्या काम करेगा? तो ड्राइंग को भी रोकने का काम करेगा। मीन्स डैट वाटर को यह बैलेंस करने का काम करेगा। मीन्स डैट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यह क्या काम करेंगे? तो यह सेल वॉल वाटर के बैलेंसिंग में भी करेंगे इन्वॉल्व, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होंगे। मीन्स डैट कहेंगे कि यह ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा प्लांट सेल में यह वाटर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह जो होंगे यह एब्सेंट जो होगा तो किस में एब्सेंट होंगे? यह तो सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। अब सेकेंड जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होते हैं वो एनिमल सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट के जो होते हैं वह पेरीफेरल साइड में यह न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो न्यूक्लियस यह कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है, तो किसके? तो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ कहेंगे यह न्यूक्लियस जो हेरिडिटरी रोल प्ले करने का काम करता है। मीन्स डैट कैरेक्टर को यह ट्रांसमिशन करने का काम करेगा वन जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन तक। उसके बाद में अब बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो सभी यूकैरियोटिक मीन्स डैट सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोट्स में यह न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जबकि अगर हम बात करेंगे मैच्योर मेमेलियन आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स में तो यह रेड ब्लड कर्पसल्स में मैमल्स के रेड ब्लड कर्पसल्स में यह न्यूक्लियस जो होंगे वह एब्सेंट होंगे। साथ ही साथ प्लांट का जो वास्कुलर प्लांट्स जो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में प्रेजेंट होते हैं और जो वाटर बैलेंसिंग करने का वाटर और साथ साथ मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सीव ट्यूब इन्वॉल्व होते हैं, तो इस सीव ट्यूब में यह न्यूक्लियस जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। अब बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। मीन्स डैट आउटर जो बाहर का लेयर होता है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, अंदर का न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, और आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस होता है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइडी सब्सटेंस होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाते हैं। जबकि यह न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटरी रोल जो कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करने का काम करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यह मेरा क्रोमोजोम कहलाते हैं। और इसी क्रोमोजोम पर डेंस डीप डेंस लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं स्फेरिकल फॉर्म में वो मेरा न्यूक्लियोलस कहलाता है। यह न्यूक्लियोलस जो प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ सबके जो लोअर पार्ट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। यह न्यूक्लियर पोर जो कोई भी सब्सटेंसेस को मटेरियल्स को एंट्री करा करते हैं अलाउ कराने का काम करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म तक। साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो होते हैं उसको रिमूव आउट रिलीज आउट भी कराने का काम करते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो यह न्यूक्लियस जो शेप की बात करेंगे तो यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप में होते हैं। साथ ही साथ यह इंजाइम के भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो सेल के
डिफ्रेंसिएशन के लिए, सेल के प्रॉपर ग्रोथ और सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये न्यूक्लियस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसके दौरान वो कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड मटेरियल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का भी काम करते हैं। साथ साथ ये सेल के डिवीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सेल का दो फॉर्म में डिवीजन होता है, एक माइटोसिस सेल डिवीजन और एक मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो बॉडी सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मियोसिस सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल और उसके गैमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सभी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं हमारे बॉडी सेल और रिप्रोडक्टिव सेल को डिवाइड करने में, वो हमारा न्यूक्लियस करते हैं।